अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, हुकूमत टेस्टिंग की तादाद बढ़ाने के बजाय पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टेस्टिंग की तादाद कम कर रही है। ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर लगा रही है कि ये सब कुछ फ्लैट करने के लिए किया जा रहा है कर्व को, ताकि राह हमवार हो सके लॉकडाउन को मजीद नरम करने के लिए या बिल्कुल ही ख़त्म कर देने के लिए। ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल हुकूमत के ऊपर लगाया है। और नाजरीन, सिंध के अंदर जहां 3000 टेस्ट रोज़ हो रहे हैं, पंजाब के अंदर सिर्फ 2000 टेस्ट हो रहे हैं। हालांकि पंजाब के अंदर पाकिस्तान का 50% आबादी जो है वो बस्ती है, मगर इसके ऊपर पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा कुछ यूं कहती है। एक्चुअली हमारे पास सैंपल्स ही मजीद कोई नहीं रहते, बिकॉज इससे पहले वी वर फोकस्ड ऑन डूइंग ज़ायरीन का, तबलीगी इज्तिमा का, जो लोग हमारे पास दाखिल हैं उनका, जो फ्लाइट्स आ रही थी बाहर से उनकी टेस्टिंग। अब जब हम एक वो सैम्पलिंग करने शुरू करने लगे, जिसके अंदर हम सोच रहे हैं कि 12 से 13 हज़ार लोगों को हमने सैंपल करना है, वैसे तो नहीं आपने सड़क पर खड़े होकर सबकी टेस्टिंग करनी शुरू कर देनी थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कहती हैं कि हम रैंडम तरीके से तो टेस्टिंग नहीं कर सकते, जाहिर है जो लोग बीमार हैं उन्हीं का टेस्ट कर सकते हैं, मगर नाजरीन फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टेस्टिंग कम क्यों हो गई है, ये भी सवाल सब उठा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं आपको इदादो शुमार दिखाऊं तो उसके अंदर 24 अप्रैल को 1146 टेस्ट, जबकि 28 अप्रैल को 812 टेस्ट हुए, यानी तादाद बढ़ने के बजाय 336 टेस्ट कम हुई है। यही सवाल लेके हमने दावत दी है डॉक्टर जफर मिर्जा, जो वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए सेहत हैं और इससे पहले आलमी इदारे सेहत में काम कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने का। इसकी क्या वजह है जी कि सिंध के अंदर जहां हर रोज़ तकरीबन 3000 टेस्ट हो रहे हैं, पंजाब के अंदर सिर्फ 2000 टेस्ट हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान का 50% आबादी जो है वो पंजाब में बसती है? जी शुक्रिया मुनीज़े। सबसे पहले तो जी मैं इस बात की बड़ी सख्ती से तरदीद करना चाहता हूँ कि जो कोई भी ये कह रहा है कि हुकूमत ने जानबूझ के टेस्ट्स कम करने शुरू कर दिए हैं ताकि हम लॉकडाउन की राह हमवार कर सकें, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा, आई डोंट वांट टू यूज़ ए बैड वर्ड, लेकिन इससे ज़्यादा गैर ज़िम्मेदाराना बयान नहीं हो सकता। हुकूमत अपनी पूरी नेक नीयती के साथ, मेहनत के साथ, मिलजुल के सूबों के साथ काम कर रही है और कतन इस किस्म की कोई बात जो ना बिल्कुल अपने ज़हनों में से निकाल देनी चाहिए कि गवर्नमेंट जानबूझ के ये कर रही है। एक बात। दूसरी बात ये कि हमने NCOC में इसका बड़ा संजीदगी के साथ नोटिस लिया है और आज पंजाब के साथ एक से ज़्यादा मरतबा इस पर बात हुई है। उन्होंने अपनी वजूहात बयान की हैं, KP की अपनी वजूहात हैं, लेकिन मैं उस पर भी बात करूंगा कि क्या वजूहात हैं, लेकिन मैं जो आपको यकीन दिलाना चाहता हूं वो ये कि आने वाले कुछ रोज़ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा राइज़ नज़र आएगी टेस्ट्स की, पंजाब में भी और KP में भी। अब मैं पहले आपको जनरल वजह बता देता हूँ कि क्या इसकी वो है, और फिर मैं आपको कुछ मखसूस वजूहात भी बताता हूँ पंजाब के हवाले से और KP के हवाले से। देखें, जब हमने ये सारी टेस्टिंग का सिलसिला शुरू किया था ना जी, तो पाकिस्तान में सिर्फ 4 लैब्स हम बमुश्किल बना पाए थे। आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में 52 लेबॉर्ट्रीज़ PCR टेस्ट जो करती हैं वो इस वक्त एक्टिवली काम कर रही हैं। इसको आप अंडरस्टेट नहीं कर सकते, इसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, लेकिन जब कोई लेबॉर्ट्री बनती है तो वो सिर्फ आपके पास किट्स जो हैं वो एक इशू नहीं होता, उसके बहुत सारे दूसरे लवाजमात होते हैं। आपके पास किट्स होनी चाहिए, आपके पास ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, किट्स के साथ आपको VTMs होने चाहिए, एक्सट्रैक्शन रिएजेंट्स होने चाहिए, और फिर आपकी ये कैपेसिटी होनी चाहिए टीम की कि जो एक नई बनी हुई लेबॉर्ट्री के अंदर ये टेस्ट कर सके। मैं आपको लेबॉर्ट्रीज़ के अलावा एक और चीज़ जो जनरली बताना चाहता हूँ वो ये कि कल हमें NDMA के चेयरमैन साहब ने NCOC में ये बताया और हमें बड़ी खुशगवार हैरत हुई इसके ऊपर कि पाकिस्तान में इस वक्त 1.8 मिलियन टेस्ट्स
हमने हासिल कर चुके हैं। और इसके साथ साथ अगर हम अपनी यानी फुल नहीं बल्कि 2 शिफ्ट्स में अगर ये सारी मशीनें काम करें तो पाकिस्तान 15 से 20 हज़ार के दरमियान रोज़ाना के टेस्ट करने की कैपेसिटी रखता है। क्या वो हम ऑप्टिमली अपनी कैपेसिटी को पूरा कर पा रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं, लेकिन आज की तारीख में पिछले 24 घंटे के दौरान इसमें कुछ ऑलरेडी इजाफा हुआ है, तो हम 8,500 पे पहुँच गए हैं। आने वाले दिनों में कई वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इनमें इजाफा होगा। अब मैं आपको कुछ मखसूस वजूहात भी बताता हूँ। जिस तरह अगर मुझे मुझे आवाज़ बहुत ठीक नहीं आ रही थी, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिदा गालिबन ये जिक्र कर रही थी कि लाहौर में तो पंजाब में जो कम हुए टेस्ट, उसकी एक वजह ये थी कि पूरी तवज्जो इनकी उन 11,000 क्वारंटाइंड लोगों के ऊपर थी कि जिनके टेस्ट और उस वजह से जो बाकी टेस्ट हो रहे थे उनमें इजाफा ना हो सका, बल्कि वो उसी रफ्तार पे चलते रहे। मैंने आज वहाँ पे सेक्रेटरी हेल्थ साहब से बड़ी तफसीलन इसके ऊपर बात की है और उन्होंने मुझे पूरा यकीन दिलाया है कि आने वाले दिनों के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। केपी की अपनी वजूहात हैं और वो भी इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और इसको महसूस कर रहे हैं कि उनके टेस्टों की तादाद कम है और वहाँ भी तादाद बढ़ने वाली है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में तादाद बढ़ेगी, अच्छा। उसकी 2 वजूहात हैं जी। एक तो ये कि हमने टेस्टिंग स्ट्रेटजी जो है एक बनाई और उनको अब सूबों के साथ शेयर किया है, जिसका मतलब ये है कि हमने किन किन रिस्क ग्रुप्स के अंदर जाके टेस्टिंग करनी है। और दूसरे ये कि इस स्ट्रेटजी के साथ साथ फिर एक ट्रेसिंग टेस्टिंग क्वारंटाइन की स्ट्रेटजी भी आ गई, जो कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग डॉक्टर साहब इसके ऊपर मैं आऊंगी, मगर एक चीज क्लियर कर दें इससे पहले कि हम इसके ऊपर बात करें। डॉक्टर साहब जी फरमाइए। देखिए, एक बात आपसे करनी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जब मेरा आपसे बात हुई आखिरी दफ़ा 8 अप्रैल को, तो आपने मुझे ये कहा था कि देखिए अभी पीक आना बाकी है। अब अगर आप फ्रांस का एग्ज़ाम्पल ले लें तो उन्होंने कहा है कि जब तक 3,000 केसेस जो हैं उनसे कम नहीं होंगे तब तक हम लॉकडाउन नहीं खोलेंगे। अब सवाल ये है कि एक तरीके से जो जुज़वी लॉकडाउन लगा हुआ था उसके अंदर ऑलरेडी नरमी आ गई है या लोगों ने उसकी खिलाफ वर्जी की है, चूँकि एक डबल मैसेज आया है स्टेट से, उसके अंदर हम नहीं जाते। मगर आई वॉन्ट टू नो कि आप क्या सोच रहे हैं, इसलिए चूँकि 26 फरवरी को पहला केस आता है, इसका मतलब है कि हम डे 63 के ऊपर बैठे हुए हैं। पीक डॉक्टर्स के मुताबिक वो कहते हैं कि 72 डेज के बाद आती है। आपकी अब असेसमेंट क्या है, हम कब पीक करेंगे? हमारा ख्याल ये जी कि मई के एंड जून के शुरू में या जून के अवाइल में उम्मीद है कि हम पीक करेंगे। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है ना जी कि जब तक आप पीक ना करें तो उस वक्त तक आप मुकम्मल लॉकडाउन रखें, तो ये बात जो है ये मुख्तलिफ मुल्कों का, आपने फ़्रांस की मिसाल दी है, मैं आपको चंद एक और मुल्कों की मिसाल दे देता हूँ कि जिन्होंने ऑलरेडी लॉकडाउन लूज़ करना शुरू कर दिया है। इसलिए नहीं कि वो इसकी अफादियत को नहीं समझते, इसलिए नहीं कि वो ट्रांसमिशन जो है उसको मिनिमाइज़ करने में दिलचस्पी नहीं रखते, बल्कि इसलिए कि उसकी माशरती ज़रूरतें हैं, उसकी मुआशी ज़रूरतें हैं और हर मुल्क का एक अपना सोशल मेकअप है कि जिसके अंदर आपको चीज़ें बैलेंस करना। ये आपसे पहले भी बड़ी तफसील से इस पर बात हुई थी। तो अब भी यही है कि हम लोग ये चाहते हैं कि ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से और जो ज़रूरी चीज़ें होनी हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारी सस्टेनेंस के लिए, वो एक कैलकुलेटेड तरीके से जारी रह सके। और उसके साथ साथ जो स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी है, जिसका एक पहलू तो ये है कि हमने जो 13 मार्च को ऐलानात किए थे, बिग गैदरिंग्स वगैरह वगैरह, लेकिन उसके अलावा ट्रेसिंग टेस्टिंग क्वारंटाइन की जो स्ट्रेटजी है, इसमें अगर जहां हमें क्लस्टर मिलें तो उनमें हम लॉकडाउन करें
और बाकी चीज़ें जो हैं उनको एक कैलकुलेटेड तरीके से लूज़ करना शुरू करें। डॉक्टर साहब, बात असल में ये है कि डॉक्टर रुमीना जो आगा खान यूनिवर्सिटी से हैं वो कहती हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन तो तभी काम करेगा जब आप मैस टेस्टिंग कर रहे हैं, मगर चूंकि आप मैस टेस्टिंग नहीं कर रहे तो आपको क्या पता कि कहाँ कोविड के केसेस हैं। मैं हमारी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दे देती हूँ, मीडिया की, जहाँ जिन चैनलों ने अपनी टेस्टिंग की है, जिन टीवी स्टेशन ने की है, वहाँ पे कोविड के टेस्ट निकले हैं, जिन्होंने नहीं की वहाँ पे कोई टेस्ट नहीं निकले। इसलिए आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, वो बुनियादी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके तहत आप स्मार्ट लॉकडाउन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें पहली बात यह है कि मैं जब ये बात करता हूँ स्मार्ट लॉकडाउन की, तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि हमारी साथ जो टेस्टिंग नंबर्स हैं वो भी साथ साथ बढ़ने चाहिए, तो इस पे तो मेरा इत्तेफाक है उनके साथ। लेकिन इसके साथ साथ ये जो मैस टेस्टिंग की आप बात करें, तो मैस टेस्टिंग तो हम नहीं कर रहे और ना करनी चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि लो प्रेवलेंट इन्फेक्शंस जो होती हैं उनकी आप मैस टेस्टिंग फिर भी नहीं करते, बल्कि आप नहीं, मगर आप कह रहे हैं कि आप इत्तेफाक करते हैं। सॉरी सर, कतक लामी माफ, आप कह रहे हैं कि मैं इत्तेफाक करता हूं, तो अभी तो जो टेस्टिंग है आप खुद कह रहे हैं बहुत कम है, तो आप समझते हैं, लेट मी गेट इट क्लियर, कि अगर टेस्टिंग बढ़े तो फिर स्मार्ट लॉकडाउन का जवाब है? जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया था कि ये अगले चंद दिनों में बढ़ने जा रही है और आप देखेंगे नंबर्स विल स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स। तो मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है ये तभी होगा कि जब आपकी साथ टेस्टिंग भी बढ़े। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर रफीक हनानी से भी हमारी बात हुई, वो सदर है पाकिस्तान इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी के, और उन्होंने ये कहा कि जिन नुकात के ऊपर आपने मसाजिद खोले वो नुकात ही गलत हैं, आपने मिसलीड किया है लोगों को, और इसके ज़रिए जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं वो स्प्रेडर्स हो सकते हैं। उन्होंने क्या कहा मैं आपको सुनाना चाहूँगी, फिर आपसे उनका उसके ऊपर रिस्पॉन्स चाहूँगी, सुनाइए। मसाजिद में जाने के हवाले से और नमाज के हवाले से जो SOPs बनाई गई हैं वो SOPs भी मुनासिब नहीं है, वो किसी इन्फेक्शन कंट्रोल के एक्सपर्ट ने नहीं बनाई। मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी राब्ता किया और पूछा कि ये इस किस्म के SOPs बनाए गए हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक रिस्क असेसमेंट टूल बनाकर, मैंने पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को रख के देखा तो हम हाईएस्ट रिस्क जोन में हैं। अगर मसाजिद में लोग गए और वहां पर कॉन्ग्रीगेशंस किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई। ये डॉक्टर खनानी की बात आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं हम हाईएस्ट रिस्क जोन में हैं, अगर इसी तरह इज्तिमा लगते रहे, लोग इकट्ठे होते रहे और इसी तरीके से लोग मसाजिद खुली रही और लोग इस तरह इकट्ठे होते रहे, ये डॉक्टर खनानी कह रहे हैं। जी, इसके मैं इसका जवाब मैं ये दूंगा कि हमारे टॉप लीडरशिप के साथ उलमा के मीटिंग्स हुई और जिसमें फ़ाइनल उसका जो कंक्लूजन था वो ये था कि उलमा ये नहीं इस बात पे मुत्तफ़िक थे कि मस्जिदों को बंद किया जाए, लेकिन वो इस बात पे मुकम्मल तौर पे मुत्तफ़िक थे कि इसके अंदर कुछ शराइत लगा दी जाएँ। वो शराइत जो हैं वो SOPs की सूरत में आईं और उनमें मतलब 19-20 का फ़र्क हो सकता है, नथिंग इज़ परफेक्ट। वो शराइत आपने प्रूव की थी? समझ के मुताबिक जी, वो शराइत आपने अप्रूव की थी? जब ये SOP जो इन्फेक्शियस डिजीजेस के डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये पता नहीं किसने अप्रूव की थी। जी, हम उसमें उस डिस्कशन में शामिल थे और उस वक्त के जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उसके मुताबिक हमने ये बनाई थी, लेकिन उसमें भी 20वीं जो शर्त थी वो बड़ी अहम है और वो ये थी कि अगर मसाजिद, और इस पे उलमा ने इत्तफाक किया कि अगर मसाजिद इन शराइत को इम्प्लीमेंट करती हुई ना पाई गई और इसको मॉनिटर भी किया जाएगा और अगर वो देखा गया कि वो इन पे अमल नहीं कर रही तो हुकूमत के पास ये इख्तियार होगा कि वो उन मसाजिद को बंद भी कर सकती हैं। तो इस हवाले से ये एक मुत्तफ़िक का वो था। अब इसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है। इम्प्लीमेंटेशन इसकी जो है वो नहीं, मगर आपने वो एक पतन ऑर्गेनाइजेशन की शायद रिपोर्ट देखी होगी डॉक्टर साहब, सॉरी, आपने वो पतन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट शायद देखी होगी जिसके अंदर वाज़े तौर पे
पतन ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है डॉक्टर साहब, जहां पे वाज़े तौर पे ये कहा है कि 80% मसाजिद जो हैं वो उन नुकात के ऊपर पूरे नहीं उतर रहे। हालांकि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि ये नुकात ही सही नहीं है और ये मिसलीडिंग है और ये एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, जैसे कि आप बचे हुए हैं मगर आप बचे हुए नहीं हैं। चूँकि डिटॉल को पानी में डाल के मिस्ट फैंस के अंदर डाल देना और कहना कि जी हमने मसाजिद को डिसइंफेक्ट कर दिया है, ये गलत बात है। इससे डिसइंफेक्ट नहीं हो सकते मसाजिद, ये डॉक्टर्स का कहना है। देखें जी, इसके बारे में दो राय हो सकती हैं, लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वो जो भी नुकात हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही तो उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि ये भी नुकात का हिस्सा है कि उसको मॉनिटर किया जाए और उसको अमल। बहुत सारी मसाजिद पे अमल हो भी रहा है। जो ये आप जिसकी भी एग्जांपल दे रही हैं कि उन्होंने कहा कि 80%, तो इसको एक्स्ट्रापोलेट परहैप्स पूरे मुल्क में नहीं किया जा सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह पे इसका इतलाक हो रहा है, लेकिन शायद 80% से कम हो ये शरह। लेकिन द पॉइंट इज़ कि देखें, आपने एक सलाह मशवरे के साथ अपने अपने मुल्क के में जो मुख्तलिफ तबकात हैं उनको साथ लेके आपने फ़ैसले करने होते हैं ताकि उनके ऊपर अमल हो सके। तो यहाँ ये फ़ैसला किया गया, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग की बात है और उसकी इन्फोर्समेंट की बात है, तो इसके ऊपर यकीनन गुंजाइश मौजूद है कि इनको ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। दैट्स व्हाट आई विल से। ठीक है डॉक्टर साहब, इधर हमने एक छोटा सा वक्फा लेना है, मगर फिर आपसे पूछना है कि जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है उसको कैसे प्रोटेक्ट करेगी हुकूमत, चूँकि अभी जो खबरें हैं उसके मुताबिक 440 के करीब जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको कोविड हो चुका है और उसके अंदर 55 जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हैं। उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है? अगर हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही गिर गई तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये मैं आपसे पूछूंगी वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा और ये हमें बताया जा रहा है कि हेल्थ केयर वर्कर्स की जो तादाद है कोविड पॉजिटिव की वो 438 के करीब हो गई है, जिसके अंदर 55 जो हैं वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो डॉक्टर्स हैं वो हाथ जोड़ के, नर्सेज इंक्लूडेड, कह रहे हैं कि जी लॉकडाउन को मज़ीद सख्त बनाएं, बल्कि जो नर्सेज क्वेटा के अंदर हैं वो ये भी कह रही हैं कि आप कर्फ्यू लगा दें। अब मुझे बताइए कि आपसे जो मैंने बात की उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोग रिस्ट्रिक्शंस को आसान करने जा रहे हैं, ईज़ करने जा रहे हैं, तो क्या लॉकडाउन को आप मज़ीद नरम करने जा रहे हैं? हम इस तरफ जा रहे हैं? गवर्नमेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए, NCOC के लिए, मेरे लिए सब बहुत तशवीश की बात है कि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स और ख़ास तौर पे फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं उनके अंदर इन्फेक्शंस जो बढ़ रही हैं और उनकी जो तशवीश है और उनके जो इस सिलसिले में मुतालबे हैं। हम इस सिलसिले में, मैं आपको पहले थोड़ी सी बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो आपने कहा कि 400 कुछ लोगों को ये है और 3 या 4 डेथ्स भी हो चुकी हैं, ये जो शरह है जी, ये इवन के इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ में कि जहाँ पे उनके हेल्थ सिस्टम्स हमारे से बहुत बेहतर हैं, वो हमारे से बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं उसके ऊपर और ऑलमोस्ट यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं अपनी सिटीजन्स को, वहाँ पे ये शरह जो है कोविड के सिलसिले में हेल्थ प्रोफेशनल्स के अंदर इन्फेक्शंस की बाज़ ममालिक में 11% तक हो गई। तो कहने का मतलब ये है दुरुस्त, मगर डॉक्टर साहब वो लोग लॉकडाउन को ईज तो नहीं कर रहे ना, यही तो डॉक्टर्स बार बार और नर्सेज बार बार हाथ जोड़ के कह रही हैं कि ठीक है, इसका हमें पता है कि हम मौत को देख रहे हैं, मगर लॉकडाउन को तो ईज, सर लॉकडाउन अगर ईज होगा तो फिर इससे तो तादाद बढ़ेगी। आप खुद इस बात का इतराफ कर चुके हैं। आप मेरी अर्ज सुन लें कि मैं असल में बताना ये चाह रहा था कि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स कोविड के पेशेंट्स को डील करते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं टू गेट इन्फेक्टेड, और इसका लॉकडाउन से इतना डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है जितना कि पेशेंट्स को की केयर के ऊपर के साथ है। अच्छा, अब इसमें और पाकिस्तान में ये शरह इस वक्त
निस्बतन बहुत कम है, निस्बतन मतलब तशवीशनाक है लेकिन निस्बतन बहुत कम है। मैं असल में ये सिर्फ आपको ये बता रहा था। दूसरी इसमें बात ये देखें, तीन चीजें हैं, पीपीई इक्विपमेंट उन तक नहीं पहुंच रही डॉक्टर साहब, ये एक मसला है। जी मैं यही अर्ज करने लगा था, तीन चीजें हैं इसमें कि आपको एक तो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट दस्तयाब हो और वाफर मिकदार में, मुनासिब मिकदार में और मुनासिब तरह का आपके पास अवेलेबल हो। फिर ये कि आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें और फिर ये कि जो आपको इक्विपमेंट दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी ठीक हो। अब इन तीनों नुकात के बारे में मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ कि अब हमारा NDMA जो है वो तमाम बड़े हस्पतालों के पाकिस्तान में तमाम सूबों के अंदर, और हमारे पास उसके मुकम्मल अदाद शुमार मौजूद हैं और NDMA की वेबसाइट पे भी पढ़े कि एक हफ्तावार उनकी जो ज़रूरियात हैं डॉक्टर्स की, नर्सेस की, पैरामेडिक्स की, उनकी ज़रूरियात को कैलकुलेट करके एक बहुत ही एक फार्मूला के तहत उनको बराह रास्त इन हस्पतालों में आर्मी की मदद से ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भिजवाया जा रहा है। उसका चौथा साइकिल अभी हमने मुकम्मल किया है। लिहाजा डॉक्टर साहब कता कलामी माफ, मगर हमारे डॉक्टर से बात होती रही है। सर अलाउ मी, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, कराची के अंदर हमारे डॉक्टर से बात होती रही है, पंजाब के अंदर वो सब बार बार ये कह रहे हैं कि हमें कुछ पीपीई इक्विपमेंट आई है मगर वो नाकाफ़ी है, और वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ कोविड पेशेंट्स जो लोग डॉक्टर्स देख रहे हैं उनको ना दें, बाकी अमले को भी दें, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो इंसान हस्पताल के अंदर आ रहा है उसे कोविड है कि नहीं है। मगर एक और तशवीशनाक बात है जो मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ, और अच्छा है कि आप ये बात सुन लें। ये डॉक्टर फ़हीम महसूद हैं और हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स से इनका ताल्लुक है, और इन्होंने पीपीई इक्विपमेंट के बारे में क्या बताया है कि रातों रात जिस गोडाउन में पीपीई इक्विपमेंट आया था उधर ही आग लग गई। आप उनकी जुबानी खुद ही सुन लें ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि क्या हो रहा है। सुनाइए जी। कि इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन कर रहा है? अब कहीं पे हम देखते हैं कि स्टोर रूम में आग लग गई है, तो आग कैसी लगी है ये कोई नहीं बता सकता। एक दिन पहले क्यों आग नहीं लगी, जो सेम डे पे आग लग जाती है जिस दिन सामान पहुंच जाता है। तो ये चीजें हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो इनका ये भी होना चाहिए कि इसकी अकाउंटेबिलिटी भी हो कि ये एंड यूजर तक पहुंच सके। अब देखें ना मुनीज़े, आप खुद इसका मुझे जी आप मुझे खुद इसका बताएं कि मैं आप क्या जवाब दूं कि वो खुद ये इकरार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट तो प्रोवाइड कर रही है। अब जो हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, ये उनका फ़र्ज़ है ना जी कि अपने जो डॉक्टर्स हैं उन तक ये चीज़ें पहुंचाएं, वक्त पे पहुंचाएं, सही मिकदार में पहुंचाएं। अब गवर्नमेंट मतलब हम इस्लामाबाद से ये तो कर सकते हैं कि ये चीज़ें भिजवा सकते हैं, एक एक अस्पताल में बैठ के अब एक एक डॉक्टर को तो नहीं दे सकते। वो कह रहे इसकी अकाउंटेबिलिटी करें, पूछे तो सही कि हो क्या रहा है। जो कि इंसाफ की हुकूमत जिससे आप मुंसलिक हैं वो तो अकाउंटेबिलिटी में, एहतिसाब में बिलीव करते हैं, और इससे ज्यादा बड़े गुनाह क्या हो सकता है कि अब जबकि सबको पीपीई इक्विपमेंट की जरूरत है तो वहां पे वो गायब हो जाता है पीपीई इक्विपमेंट, या आग लग जाती है। इस तरह की खबरें तो पंजाब के अंदर भी हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, मगर इस तरह की खबरें आ रही हैं। पहली बात ये जी कि ये काम है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का और सूबाई हुकूमतों का। अगर वो इसको मॉनिटर नहीं कर रहे, इन्हें इसे अकाउंटेबल नहीं कर रहे तो उनको करना चाहिए। हमारी इतला ये है कि वो इसे मॉनिटर भी कर रहे हैं। लीकेजेस कहीं ना कहीं हमारे जो सिस्टम है उसमें होती होंगी, लेकिन इस बात का तो इकरार डॉक्टर साहब ने खुद किया है कि हमारी तरफ से उनको चीज़ें मिल रही हैं। असल में इशू ये जो है ना अकाउंटेबिलिटी का, यानी उसकी गायब हो जाने के अलावा एक बहुत बड़ा इशू है, मैं जो उसकी तरफ आना चाह रहा था, और वो ये था कि आप जितना मर्जी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट फराहम कर दें, अगर सही लोग सही वक्त पे सही इक्विपमेंट नहीं पहनेंगे या उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप जितना मर्जी उनको पहुंचा दें, ये नुकसान इसी तरह होता रहेगा। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट्स जो हैं वो अपने स्टाफ को इसके बारे में ट्रेनिंग भी दें, उन गाइडलाइंस के मुताबिक जो कौमी सतह पे बनाई गई, सूबाई सतह पे बनाई गई कि किसने कौन सा इक्विपमेंट किस वक्त पहनना है। अगर हमने इस चीज़ में के अंदर इन्वेस्ट ना किया तो दस्तयाबी जो है वो काफ़ी नहीं होगी। और तीसरा जो इशू इसमें है वो क्वालिटी का है, और क्वालिटी के लिए हमारे NDMA जो है वो इसकी क्वालिटी और इसकी स्पेक्स के मुताबिक इसको प्रोक्योर कर रहे हैं। जी
ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है समझना। आप ये कह रहे हैं कि जी पीक अभी आनी है, पीक आएगी मई के अंदर। आपने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने जून का भी इशारा दिया है। अगर वाकई में पीक तब आनी है और अमवात बढ़ेंगी तो हम क्या देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन बरकरार रहेगा या कि कई इलाकों के अंदर लॉकडाउन बिल्कुल नरम कर दिया जाएगा, कई इलाकों के अंदर ठीक होगा, कई शोबों के ऊपर लॉकडाउन ख़त्म कर दिया जाएगा, जिस तरह के हमने कंस्ट्रक्शन के इंडस्ट्री का देखा है कि उनको अलाउ किया गया कि वो काम करें? अच्छा जी, पहले तो मैं थोड़ा सा पीक के ऊपर आपको बता दूं, क्योंकि फिर मैं ये कोट होना शुरू हो जाऊंगा कि डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा ने कह दिया कि मई में पीक आ जाएगी। ये पीक जो है ये इससे आगे भी जा सकती है, ये जून जुलाई में भी जा सकती है, उससे भी आगे जा सकती है। एक्चुअल बात ये है कि हम जो स्मार्ट लॉकडाउन और TTQ की जो स्ट्रेटजी है वो हमें ये अनेबल कर सकती है कि हम इसकी पीक को डिले करें, जिसका मतलब ये होगा कि हम जो एकदम से बजाय इसके कि लोग क्रिटिकल केयर में जाना शुरू हो जाएं, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जाएं। तो पीक का लेट आना जो है वो ऐसी बुरी बात नहीं है, बशर्ते कि आप इस दौरान वो तमाम हफ्ज़े माह तकद्दम कर सकें कि जो किया जाना चाहिए। अब जो बात है कि स्मार्ट लॉकडाउन कहीं होगा, कहीं बिल्कुल आपने ठीक कहा, मिक्स्ड अप्रोच होगी। और जैसे जैसे TTQ की स्ट्रेटजी आके बढ़ेगी, हमारी इसके बारे में इल्म बढ़ता जाएगा कि किस जगह पे ज़्यादा ज़रूरत है आपको ज़्यादा सख्त इक़दाम करने की, और किस जगह पे अगर आप इसको कम भी कर दें तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक मिक्स्ड अप्रोच होगी और इसीलिए इसे स्मार्ट लॉकडाउन कहते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जगहों के ऊपर जो है लॉकडाउन ईज होगा और उसको ही स्मार्ट लॉकडाउन की शक्ल के तौर पे देखा जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट इशू वो ये है कि PMDC के ऊपर भी बात हुई थी। ये वो इदारा है जो डॉक्टर्स को सर्टिफिकेट्स देता है, रजिस्टर करता है। अब अमेरिका के अंदर जितने भी डॉक्टर्स पढ़ रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, उनको ये इजाज़त दे दी गई कि आप आएँ। अभी डॉक्टर्स यहाँ पे हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जितने भी डॉक्टर्स जिनको लाइसेंसेस नहीं मिले रेड टेप की वजह से, चूँकि PMDC का इदारा अभी तक फ़ाल नहीं हुआ, आप उनको रजिस्टर कराएं, आप उनको सर्टिफिकेट दें। जब 8 अप्रैल को मेरी आपसे बात हुई तो आपने कहा कि ये मामला जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाएगा। आज आप तारीख देख लें और वो मामला उधर का उधर ही है। नहीं जी, उधर का उधर नहीं है, उसमें बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है। एड हॉक काउंसिल बन चुकी है। PMDC का जो ओरिजिनल लॉ था 1962 एज अमेंडेड इन 2012, उसके मुताबिक काउंसिल बन चुकी है और इसमें जो हमारी पेंडेंसी थी उसको अब क्लियर किया जा रहा है और ये काम पिछले चंद रोज़ से शुरू हो चुका है और आने वाले चंद रोज़ में इसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं मेहनत करके कि जितना जल्द अज जल्द हो, जितनी भी इल्तवा में चीज़ें ऐसी पड़ी हैं उनको फ़ारिग किया जा सके। तो कब तक आप समझते हैं कि ये जो नई पौध है ये आ जाएगी और काम कर सकेगी? क्योंकि डॉक्टर साहब आपको पता है मेरे से बेहतर, टाइम इज़ ऑफ द एसेंस राइट नाउ। एब्सोल्युटली। मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, लिहाजा मैं आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं दे सकता, लेकिन इसमें कोताही कोई नहीं होगी और एड हॉक काउंसिल जो है वो मुकम्मल तौर पे इसके बारे में सेंसिटिव है और सेंसिटाइज्ड है और वो चूँकि एक ऑटोनमस अदारा है, वो उनकी अब काउंसिल बन गई है, उनका गवर्नेंस सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया है। उनको भी पता है कि कोविड की क्या सिचुएशन है, उनको भी पता है कि यंग डॉक्टर्स के क्या मसले हैं। पॉइंट ये है कि असूल ये है कि जितना जल्द अज जल्द मैक्सिमम इन चीज़ों को निपटाया जा सके उसको फास्ट ट्रैक के ऊपर किया जाए। और मंडे को हमारी इस काउंसिल की दोबारा मीटिंग है और उसमें मैं इंशाअल्लाह ताला ये दोबारा से रिक्वेस्ट भी उनको करूँगा कि जितना जल्द अज जल्द वो हो सकता है इस काम को निपटाएं। सर, ये जो आपने ट्रैकिंग, टेस्टिंग एंड क्वारंटाइन पॉलिसी, TTQ पॉलिसी के जरिए आपने कुछ लोगों को ट्रैक किया है फेडरल कैपिटल के अंदर, ये जो है ये कैसे वर्कआउट करती है? कैसे आप लोगों को ट्रैक करते हैं जिनको कोविड-19 है? जी, इसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बड़ा एडवांस्ड तरीका है कि जिसमें जो हमारे इंडेक्स पेशेंट्स होते हैं, यानी कि जो ओरिजिनल पेशेंट होता है, उसके इर्द गिर्दो नवा में
मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए निशानदेही की जाती है लोगों की और उनको फिर अप्रोच किया जाता है और उनकी फिर टेस्टिंग की जाती है और उनमें जो फिर पॉजिटिव होते हैं उनको आइसोलेट किया जाता है और जो नेगेटिव होते हैं वो तो नेगेटिव होते हैं। आसान तरीन लफ्ज़ों में इसका मोबाइल टेस्टिंग के बारे में आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये कैसे होता है मोबाइल टेस्टिंग? हाँ जी, ये बेसिकली इस तरह होता है जी कि जो टेलीफोन कनेक्शंस हैं उनके ज़रिए जो टेलीफोन कॉल्स की गई होती हैं उनके ज़रिए ट्रैक किया जाता है कि एक जो आपका कंफर्म पेशेंट है उसके कांटेक्ट में कौन कौन लोग हैं उसके गिरदोनवा में, और उनको फिर अप्रोच किया जाता है। ये खासा इसके ऊपर काम हुआ है, काफ़ी सिस्टम ये रिलायबल बन गया है और इसके ज़रिए हम ये समझते हैं कि बड़ी हद तक कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया जा सकेगा। ठीक है, आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जहां आप बैठे हुए हैं एडवाइज़र टू हेल्थ और टू प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर जफर मिर्ज़ा का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हाउ फ्यूचर लुक्स लाइक, और दूसरे ये कि हमारा खुदा न खास्ता अगर केसेस बहुत ज़्यादा हो गए तो हमारा हेल्थ सिस्टम जो है क्या उसको कैटर कर सकेगा। तो ये चंद खदशात हैं। फ़िलहाल हमें तसल्ली है कि ऐसी सूरत हाल नहीं है और इसीलिए हम दूसरी ऑप्शंस देख रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन किस तरीके से करना चाहिए, लेकिन फ्यूचर इज़ अनप्रडिक्टेबल और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं तमाम ममालिक में यही सूरत हाल है। बाज़ जगह पे तो मुल्क जो हैं एक एक हफ्ते की हिकमत अमली बना के आगे चलते हैं। हम तकरीबन 30 दिनों के कैनवस है हमारा कि जिसके अंदर हम तखमीने लगा के तो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं जी। ठीक, थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू। पूरा पाकिस्तान जो है वो आपकी तरफ देख रहा है और उम्मीद कर रहा है कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी है ये हमें इस बहरान से निकाल सके। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने बात की थी वजीर आजम के मावने खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा से और उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है। हुकूमत टेस्ट को बढ़ाएगी मगर कई जगहों के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको मजीद नरम करेगी। मगर इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि टेस्ट पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कम इसलिए किए गए हैं ताकि कर्व को फ्लैटन किया जाए और राह हमवार की जाए कि लॉकडाउन को मजीद नरम किया जाए। इस वक्त हमारे साथ हैं नासिर हुसैन शाह साहब, इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो सिंध हुकूमत के वज़ीर इत्तलात हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MPA हैं, पंजाब हुकूमत की तर्जुमान हैं, कोरोना के इंसाफ के लिए बनाई जाने वाली सूबाई काबीना की खसूसी कमेटी की रुकन भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर साहब, जफर मिर्जा साहब का स्टेटमेंट आ गया है, अभी मैंने उनसे इंटरव्यू किया जहां पे उन्होंने कहा है कि हम टेस्ट कतन कम नहीं कर रहे। आप देखेंगे कि पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आने वाले दिनों के अंदर टेस्ट ज्यादा होंगे। उन्होंने कुछ वजूहात भी बताई हैं कि पंजाब के अंदर चूंकि तबलीगी जमात का बहुत बड़ा जत्था था, उनके टेस्ट अभी हुए हैं और उनके रिजल्ट्स आने बाकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हेलो जी जी, आप ब्राह रास्त टीवी के ऊपर हैं, आप अपना जवाब दीजिए। जी, मैं अर्ज ये कर रहा था कि टेस्ट वगैरह जो हैं ये प्रॉपर तरीके से करने की ज़रूरत है और अल्लाह करे कि पूरे पाकिस्तान में सबके नेगेटिव आए और तो जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, जो हम बात करते हैं, वो कतई उसका मकसद ये नहीं होता कि हम लोग कोई तनकीद कर रहे हैं या किसी को ब्लेम कर रहे हैं। मुसर्रत साहिबा पंजाब को करती हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे इन्होंने काम किया होगा ज़्यादा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ख़ास तौर के जो मिनिस्टर हैं
हमारी यास्मीन राशिद साहिबा, वो बहुत एक्टिव हैं, बहुत काम कर रही हैं। लेकिन हमें सिर्फ जैसे कंसर्न क्यों ये आते हैं कि वहाँ पे टेस्ट जो है वो सही नहीं हो रहे या रिजल्ट जो हैं उन पर हमें थोड़े से खदशात हैं, वो सिर्फ इस वजह से, मिसाल के तौर पर जो दी गई थी हमें एनडीएमए की तरफ से टेस्ट किट्स दी गई थी, जो हमारे माहिरीन ने कहा कि ये एक्यूरेट नहीं है, 35% इनकी एक्यूरेसी है, तो हमने वो वापस कर दी थी। फिर शहबाज गिल साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि वो हमने इस्तेमाल की हैं पंजाब में और सिंध वालों ने खामखा इस पे ऐसे ही पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए वापस की हैं। हालांकि हमने नहीं वापस की थी, जो माहिरीन है हेल्थ के उन्होंने ये बात हमें बताई थी। तो अगर वो ठीक है नासिर साहब, आई गेट योर पॉइंट, इसके ऊपर मैं रिस्पॉन्स चाहूंगी। यूज हुई है तो फिर वो एक्यूरेसी कैसे आएगी उसमें? मैं इस पे इनको ब्लेम नहीं दे रहा, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, वक्त की किल्लत है। मैं चाह रही हूँ कि मुसरत साहिबा इसका जवाब दें। मुसरत साहिबा। बहुत शुक्रिया मुनीज़े। सबसे पहले तो मैं ये आज बहुत सारे चैनल्स ने इस पे प्रोग्राम्स किए हैं कि पंजाब के अंदर जो टेस्टिंग है वो कम हो रही है। मुनीज़े, आई जस्ट वांट टू क्लियर इट। बेसिकली थोड़ा सा चीजों को, सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। पंजाब ने पर डे जो कैपेसिटी हमने बिल्ड कर ली हुई है वो 5000 पर डे की है। विद इन 1 वीक हम 10,000 पर डे पे जा रहे हैं। अब ये जो टेस्ट, पहले हमारे पास जो सैम्पलिंग थी वो मैसेज थी, मसलन जायरीन आए, उसके बाद जो तबलीगी जमात के कुछ लोग थे और फिर कुछ जो हमारे मुसरत साहिबा, क्योंकि वक्त की किल्लत होती है, कता कलामी माफ, मैं आपको टोक रही हूँ, मगर सवाल आपसे ये करूंगी कि 28 अप्रैल को आपने सिर्फ 2390 टेस्ट किए हैं, जबकि सिंध ने 4112 टेस्ट किए। बता रही हूँ, इसका जल्दी से मुझे बताइए जवाब क्या है? जी, इसका जवाब ये है कि हम लोग जो SOPs हमने तय किए हुए टेस्ट के लिए, जो लोग गवर्नमेंट फैसिलिटी में आ रहे हैं, जो उस टेस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं, उनके टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन पहले शुरू में बर्डन बहुत ज्यादा था। हमारी कैपेसिटी 5000 की है, 10,000 हम बढ़ा रहे हैं। बट जो इम्पोर्टेंट चीज है, हम अब रैंडम सैम्पलिंग पे जा रहे हैं। हम स्मार्ट टेस्टिंग करने लगे हैं। हम उन एरियाज को टारगेट करके जहाँ पे, जिनको हमने कंप्लीट लॉकडाउन किया हुआ है, जहाँ पे जैसे एक घर अगर फर्स्ट करे आइडेंटिफाई हुआ, वहाँ पे पेशेंट्स हैं, तो हम सराउंडिंग की सारी कम्युनिटी का करने जा रहे हैं। 5000 टेस्टिंग पे चले जाएंगे और रैंडम टेस्टिंग करेंगे। ये बात क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी मैं बता दूं, जो नॉर्मल दिनों में हम लोग 5000 की कैपेसिटी है, 10,000 पर डे की कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं। 12 से 13,000 हम रैंडम टेस्ट करने लगे हैं लाहौर के अंदर, और इसी तरह पंजाब भर में मुख्तलिफ शहरों में हम इसको करेंगे। उसका तरीकाकार ये होगा कि जैसे फ्रूट मंडियां, ग्रोसरी स्टोर। ठीक है, अहम इंफॉर्मेशन मेरे पास, अहम आपने इंफॉर्मेशन दी है मुसरत साहिबा। आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि जो नासिर साहब कह रहे हैं कि जो नाकिस टेस्ट उनको दिए गए हैं सिंध को, जो उनके अपने अमले ने रिजेक्ट कर दिए हैं, वही टेस्ट इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस वक्त पंजाब के अंदर, इसके ऊपर आप क्या कहेंगी? नासिर भाई के जो कंसर्न है वो मैं उनसे डिफर नहीं करूंगी, लेकिन उसको मैं क्लियर इस तरह से करूंगी मुनीज़े। ये जो टेस्ट किट्स आई थी पूरी दुनिया में ही, ये पैंडेमिक फर्स्ट टाइम आई है, तो इसमें एक्यूरेसी फर्क है। 100% कुछ किट्स में नहीं थी, और उसमें ये अमेरिका भी यही किट्स यूज कर रहा है, चाइना भी और बाकी भी ममालिक। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता सारी इक्का दुक्का इस तरह की चीजें, जब कहीं डाउट आया तो हम उसको रीटेस्ट भी करते हैं। लेकिन ये टेस्ट की अवेलेबिलिटी पूरी दुनिया में इसी तरह से है। और लेकिन आगे अब फर्दर आने वाले टाइम में, जैसे जब हम आज के टाइम में बात करें, तो इसमें बहुत एक्यूरेसी आ चुकी हुई है। ठीक है, आखिरी सवाल नासिर साहब के, सिंध अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी कितनी बढ़ाएगा आने वाले दिनों के अंदर, और क्या आप स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे जिस तरह के पंजाब और वफाक बात कर रहा है? एक तो मैं अपनी काबिल एहतराम मुसरत बहन से कहूंगा कि शहबाज गिल का टेस्ट जरूर करवा लें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैंने वहां से करवाया हुआ टेस्ट जिसकी जो है नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये